नमस्कार दोस्तों, रवि कम्पेटिटिव क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं 13 फरवरी 2026 को हुई आरआरबी एएलपी परीक्षा की पहली शिफ्ट के पेपर को। हम देखेंगे कि इस पेपर से क्या पैटर्न निकल कर आ रहे हैं और आगे की तैयारी को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए रवि कम्पेटिटिव क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ हमारा मकसद सिर्फ सवालों की एक लिस्ट देख लेना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की सोच को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सवाल बनाने वाले आखिर क्या सोच रहे थे, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए हम बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। और देखिए, इस सेक्शन ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। देश में क्या चल रहा है, कौन सी बड़ी योजनाएं हैं, इन सब पर नजर रखनी ही होगी। सवाल आया था उल्लास कार्यक्रम पर। अब ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के बारे में नहीं है। जरा सोचिए, ये उन सभी लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की एक कोशिश है जो कभी स्कूल नहीं जा पाए। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य है। और सवाल भी सीधा सपाट नहीं था। पूछा गया कि इस कार्यक्रम के तहत पूरी तरह साक्षर होने वाला तीसरा राज्य कौन सा था। सही जवाब था त्रिपुरा। तो इससे क्या समझ आता है? यही कि एग्जामिनर चाहता है कि हम सिर्फ योजनाओं के नाम न रटें, बल्कि ये भी देखें कि वे जमीन पर कितना काम कर रही हैं। चलिए अब जरा जनरल साइंस की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ थी, मजबूत बुनियाद, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये सेक्शन आपका था। फिजिक्स में एक सवाल आया ध्वनि तरंगों में विरलन यानी रेरिफैक्शन को लेकर। देखिए, इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जब कण एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं तो जाहिर है वहां दबाव भी कम हो जाएगा और घनत्व भी। बस इतनी सी बात याद रखनी थी। फिजिक्स से एक और क्लासिक सवाल, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर वाला। सीन ये था कि एक चीज को वक्रता केंद्र यानी सी से भी पीछे रखा गया है। अब बताना था कि इमेज कहाँ और कैसी बनेगी, और इसका जवाब कुछ तय नियमों पर टिका है। इमेज बनेगी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वो भी चीज से छोटी, और सबसे जरूरी, इमेज होगी असली और उल्टी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ये नियम याद हैं तो ऑप्टिक्स का कोई भी सवाल फटाफट हो जाता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। यहाँ एक सवाल था विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, और सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा गया था। ये नहीं पूछा कि कौन सी है, बल्कि पूछा कि कौन सी नहीं है। तो चलिए एक सेकंड में याद कर लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है। ऑप्शंस में ज्यादातर तो साफ साफ विस्थापन के उदाहरण थे, जहां एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। लेकिन जो सही जवाब था वो था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन। ये विस्थापन नहीं है, ये है संयोजन, मतलब दो चीजें जुड़कर एक बिल्कुल नई चीज बना रही हैं। एक और सवाल था मिश्रणों पर, खास तौर पर विषमांगी यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर पर। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी में रेत। आप साफ साफ देख सकते हैं कि रेत और पानी अलग अलग हैं। उनकी बनावट एक जैसी नहीं है, बस यही इसकी पहचान है। और आखिर में बायोलॉजी का एक सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। सही जवाब था मांसपेशी। क्यों? सोचिए, खून और लिम्फ का काम है पूरे शरीर में चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे डिलीवरी सर्विस, जबकि मांसपेशी का काम है मूवमेंट देना। दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं, इसलिए उनकी कैटेगरी भी अलग है। तो चलिए अब आते हैं मैदान के उस हिस्से में जहां नंबरों का खेल होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ बात सिर्फ फॉर्मूला जानने की नहीं थी, बल्कि तेजी और बिना गलती किए उन्हें इस्तेमाल करने की थी। देखते हैं कैसे सवाल पूछे गए। ट्रेनों वाला एक क्लासिक सवाल। इसको हल करने के लिए सबसे पहला कदम था सापेक्ष गति निकालना। भाई, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो हमें ये देखना होगा कि एक ट्रेन दूसरी से कितनी तेजी से आगे निकल रही है। फिर यूनिट्स को बदलना बहुत जरूरी था, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, और बस उसके बाद तो सीधा साधा दूरी का फॉर्मूला लगाना था। और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जवाब निकल कर आया 175 मीटर। देखिए, तरीका सही हो तो जवाब खुद ब खुद आ जाता है। त्रिकोणमिति का ये सवाल तो एक तरह से एक गिफ्ट था, अगर आपको एक बेसिक पहचान याद हो तो। वो ये कि cos A और sin B बराबर तभी होते हैं जब A और B को जोड़कर 90 डिग्री आए।
जैसे ही हमने देखा cos 5 अल्फा इक्वल्स टू sin अल्फा, दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए थी कि 5 अल्फा और अल्फा का जोड़ 90 ही होगा। और बस ये एक छोटी सी ट्रिक पूरे सवाल को एकदम आसान बना देती है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकली 15 डिग्री, और फिर सवाल में जो पूछा था tan 30 डिग्री का मान, वो तो सबको पता ही होता है। इस सेक्शन में और भी सवाल थे, जैसे मध्यानुपाती, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज वाले। इन सब में कॉमन क्या था? यही कि ये सब आपकी बुनियादी गणित की समझ को परख रहे थे। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रिक नहीं, बस आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं यही देखा जा रहा था। तो जनरल अवेयरनेस से लेकर मैथ्स तक इन सारे सवालों को जोड़कर देखें तो हमें क्या पता चलता है? इस पूरे पेपर की थीम क्या थी, क्या कहानी कह रहा है ये पेपर। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि ये पेपर रटने वालों का नहीं था, ये पेपर था कॉन्सेप्ट समझने वालों का। चाहे साइंस हो या मैथ्स, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं थी कि आपको कितने मुश्किल फॉर्मूले याद हैं, बल्कि इस पर कि आप बेसिक चीजों को कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है। ये पैटर्न एक साफ इशारा करते हैं, और अब सोचने वाली बात ये है कि इन इशारों को समझकर अपनी तैयारी की रणनीति में क्या बदलाव लाने की जरूरत है ताकि अगली बार जीत पक्की हो।